गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे हम, और उसमें चल रही थी हमारी यूनिट सेकेंड श्रोडिंगर अवकल समीकरण। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत जो कण की गति है वो उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे वेरी करती है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो स्टार्ट किया था त्रिविमीय बॉक्स के अंतर्गत जो कण की गति होती है वो किस प्रकार श्रोडिंगर अवकल समीकरण है वो किस प्रकार वेरी करती है। तो हमने लास्ट टॉपिक जिसका हमने डिस्कस किया था वो था सेकेंड टॉपिक था हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो समस्या श्रोडिंगर अवकल समीकरण में वो ये थी कि त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमने एक बॉक्स माना था। बॉक्स में हमने ये माना था कि एक कोई m द्रव्यमान का एक कण है, m द्रव्यमान का एक कण है जो क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से बॉक्स के अंतर्गत गति कर रहा है। हमने ये माना था कि बॉक्स है उसकी जो लंबाई है वो है a, चौड़ाई है वो है b और जो ऊंचाई है वो हमने मानी थी c मानी थी। क्या मानी थी? c मानी थी। और मैंने x डायरेक्शन, y और ये z डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में इसकी लंबाई ऊंचाई c और z डायरेक्शन में इसकी b चौड़ाई, ठीक है। हमने ये माना था कि जो इस बॉक्स के अंतर्गत कोई m द्रव्यमान का कोई कण है जिसका द्रव्यमान इतना m है और वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है। इतनी बात तो मैंने लिखवा दी थी आपको। फिर उसके बाद हमें इसके लिए एक ऊर्जा फलन लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा वक्र से रिलेटेड ही तो ये समस्याएं हैं, तो स्थितिज ऊर्जा वक्र लिखेंगे। स्थितिज ऊर्जा वक्र तो लिखेंगे हमारा v फॉर x, y और z, तीनों डायरेक्शन है। 3D है, त्रिविमीय में पढ़ रहे हैं तो x, y, z तीनों डायरेक्शन होगी। उसके लिए ये जो फलन होगा, स्थितिज ऊर्जा का फलन होगा वो क्या होगा? जब x का मान क्या हो, 0 और a के बीच हो, 0 और a के बीच हो, 0 और b के बीच हो, x का मान क्या हो, 0 और a के बीच, x का मान 0 और b के बीच, और x का मान क्या हो, 0 और c के बीच हो। क्या हो? 0 और a, 0 b और 0 और c के बीच हो। उस स्थिति में जो स्थिति ऊर्जा फलन होती है उसका मान कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। दूसरी कंडीशन अदरवाइज, इनके अलावा कहीं भी, इनके अलावा कहीं भी, मतलब a से दूर, a से परे या 0 से इधर उधर, क्या होगा? उस कंडीशन में जो स्थिति ऊर्जा वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर इसके लिए जो साई फलन होगा, इस त्रिविमीय बॉक्स में जो फलन होगा उसका मान क्या होगा? नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब उसकी कुछ फलन की समीकरण होगी, श्रोडिंगर तरंग फलन होगा, लेकिन इसके लिए जो होगा वो क्या होगा? तरंग फलन नहीं होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि 3D के बाहर, अगर इस बॉक्स के बाहर देखेंगे तो वहां पे हम कण को नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर तरंग फलन नहीं होगा। इस बॉक्स के अंतर्गत मतलब एक लिमिट से 0a, 0b और 0c के मध्य ही होगा कण की स्थिति ऊर्जा होगी। और कण क्या है? गतिशील अवस्था में है, तो उस कंडीशन में उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। और अदरवाइज क्या होगा? इससे बाहर है, मतलब बॉक्स के बाहर है, तो उस कंडीशन में हम स्थिति ऊर्जा नहीं लिख रहे, हम इनफाइनाइट लिख दिए। हमें नहीं पता कि वो क्या है। हमने इतनी चीज बता दी आपको। अब हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। हमें पता है कि श्रोडिंगर की जो समय अनाश्रित समीकरण होती है वो क्या होती है? एच कट साई, एच कैरेट साई बराबर ई कैरेट साई, जहां एच कैरेट साई क्या कहलाता है? हेल्मटोनियम संकारक कहलाता है। वो क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? हेल्मटोनियम ऊर्जा कहते हैं। उसको हम एच कैरेट संकारक से शो करते हैं। ये आपको याद रखना है। स्थिति ऊर्जा फलन क्या होगा? ये होगा 0 और a, 0 b, 0 और c के बीच अगर x वेरी कर रहा है, उस कंडीशन में उसकी जो स्थिति ऊर्जा वो कितनी होगी? 0 होगी। इसके अलावा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। और इस कंडीशन में इसके अंतर्गत 0a, 0b, 0c के मध्य जो होगा साई का फलन जो होगा, फलन तरंग फलन होगा, उसका मान 0 नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी अलग कंडीशन होगी, अदरवाइज जो भी होगा, वहां पर जो साई का मान क्या होगा? 0 होगा। इतना हमें पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके आगे इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। गणितीय विश्लेषण ये किस प्रकार इसका तरंग फलन का सॉल्यूशन आता है। तो गणितीय विश्लेषण, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती है वो समय अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण कौन सी होती है वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि समय अनाश्रित
अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण निम्न होती है। कौन सी होती है? निम्न होती है। और वो क्या है? एच कैरेट साई बराबर ई कैरेट साई। जहां पर जो एच कैरेट है वो क्या कहलाता है? हेल्मटोनियम संकारक कहलाता है, जिसका मान होता है माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ये क्या कहलाता है? हेल्मटोनियम संकारक कहलाता है, कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो ये डेल संकारक है, डेल संकारक का कुछ मान होता है, ये हेल्मटोनियम संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? हेल्मटोनियम संकारक। हेल्मटोनियम संकारक, इसका मैंने बताया था ये मान कहाँ से आता है। और जो ई कैरेट है वो क्या है? ऊर्जा का संकारक है। अगर हम मान रखें तो क्या आएगा? माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर जो स्थिति ऊर्जा ले रहे हैं वो क्या लेंगे? तीनों दिशाओं के लिए एक्स वाई जेड, तो हम मैं ले रहा हूँ एक्स वाई जेड और साथ में क्या है? साई बराबर ई कैरेट साई। ये हम मान लेते हैं कोई ये आ गए हमारे पास समीकरण। इसको और ओपन करेंगे साइज के साथ। अगर ओपन करते हैं तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। साई भी फलन किसका है? एक्स वाई जेड तीनों का फलन है, तो वो भी हम लिखेंगे साई प्लस वी एक्स वाई जेड साई इक्वल क्या? ई कैरेट साई। ये समीकरण हमारे पास आ गई। और हमें मान किसका चाहिए? यहाँ से अगर हम साई का मान निकालना है तो इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ये करूँ, इसके पूरे के अंतर्गत किसका डिवाइड कर दूं? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m का डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? माइनस एच कट अपॉन 2m का डिवाइड कर दूं, सिर्फ ये बचेगा। और डेल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई का डबल डेरिवेशन और डेल अपॉन डेल जेड का डबल डेरिवेशन वो होता है। उसकी वैल्यू भी हम यहाँ रखने वाले हैं। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको हमने ट्रांसपोज करना है तो डेल स्क्वायर साई बराबर प्लस, अगर मैंने इसका डिवाइड किया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m का डिवाइड किया तो इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा प्लस वी एक्स वाई जेड साई। इसके साथ क्या जाएगा? 2m अपॉन माइनस एच कट का स्क्वायर, इधर क्या जाएगा? ई कैरेट साई इंटू 2m अपॉन माइनस एच कट का स्क्वायर। क्या जाएगा? ये आ जाएगा। अब हम इसका बाकी का ट्रांसपोज कर लें, एक तरफ लेके आ जाए, तो ये समीकरण इस प्रकार होगी डेल स्क्वायर साई प्लस ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा माइनस वी एक्स वाई जेड और साई इंटू 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर। ये माइनस का होगा, इधर आ जाएगा प्लस का। क्या बचेगा? 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर और ई कैरेट साई। कितना बचेगा? ई कैरेट साई। ये समीकरण बच गई। इक्वल कितना आएगा? हमने ट्रांसपोज कर लिया, कितना बचेगा? 0। हमने पूरी समीकरण का ट्रांसपोज कर लिया, ये इधर आ गया 0। ये केसेस हमें याद रखने हैं। मैं मिटा रहा हूँ कि स्थिति का फलन 0 और a के बीच वेरी कर रहा हूँ, उस स्थिति में कितना 0 होगा? 0 और b के बीच में 0 होगा, 0 c के बीच में 0 होगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉमन है, मैं वही कॉमन लूंगा। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर हमने कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ से प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा? ई कैरेट साई बचेगा। साई भी दोनों में कॉमन है, साई भी बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ई कैरेट बचेगा, ई कैरेट। फिर माइनस, ये यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। हमने ये तो कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? वी एक्स वाई जेड। और ये जो हमने साई कॉमन लिया था वो साई इक्वल क्या आ गया? 0। इस समीकरण में से हमने 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और साई दोनों क्या लिए? कॉमन लिए हैं। दोनों कॉमन लेने के बाद क्या होता है? ई कैरेट माइनस साई वी साई एक्स जेड इक्वल 0। अगर 3D बॉक्स के लिए पढ़ रहे हैं, 3D बॉक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो डेल स्क्वायर का मान क्या होगा? डेल स्क्वायर का मान क्या होगा? हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डेल एक संकारक है, डेल एक संकारक है, लाप्लास संकारक बोलते हैं। इसके कुछ वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे। त्रिविम में क्या होता है? त्रिविम में बॉक्स के लिए क्या होगा? साई का जो फलन है वो क्या होगा? साई एक्स वाई
z होगा और साथ में जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्या होगा, ये एक ऑपरेटर है, लाप्लास ऑपरेटर है, इसका मान कितना होता है, ये होता है। इन दोनों के मान कहाँ रखेंगे हम इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखने पर समीकरण में रखा हमने, मान रखे, इसके डेल स्क्वायर का मान रखा, वो क्या आया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, साथ में क्या है साई, और प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई कैरेट माइनस वी एक्स वाई जेड, और हमने साई की जगह मान रखा साई एक्स वाई, यहाँ भी रख लेना साई, इसके साथ में क्या हुआ साई एक्स वाई जेड, 3D के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया 0। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई, डेल स्क्वायर का हमने मान रख दिया। लेकिन वी एक्स वाई जेड का मान 0 कब कब था, जब इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स 0 और ए के बीच, 0 और बी के बीच, 0 और सी के बीच, तो उस कंडीशन में वी एक्स वाई जेड क्या 0, क्योंकि वी नो दैट, क्योंकि वी एक्स वाई जेड का मान क्या 0, कब 0, जब एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0a 0b और 0c, क्या सी, इन दोनों के मध्य वेरी कर रहा था। उस कंडीशन में उसकी जो वी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वी एक्स वाई जेड का मान कितना था 0 था। तो ये वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखने पे क्या आएगा, मैं सबसे पहले तो इस समीकरण को क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये 3D के अंतर्गत है, यहाँ पे साई एक्स वाई जेड की मान 0 नहीं होगा। अगर इसको कंप्लीटली ओपन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीकरण ऐसे लिखे जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या साई फलन किसका, वाई जेड तरंग फलन, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर। अगर वी एक्स वाई जेड का मान 0 होगा तो क्या बचेगा, ओनली ई बचेगा, क्या बचेगा, ई बचेगा, साथ में क्या हमारा साई एक्स वाई जेड इक्वल क्या हमारे पास 0। ये समीकरण आ गई, ये समीकरण आ गई। ये मान लेते हैं समीकरण कौन सी है, समीकरण नंबर 1 है। कौन सी है, समीकरण नंबर 1 है। अगर मैं इस समीकरण में मान लूं, जो हमने जो लास्ट एक वीडियो में किया था उसके अंतर्गत हमने क्या माना था, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को क्या माना था, एक वैल्यू मानी थी, ये कांस्टेंट होता है, इसको माना था हमने k स्क्वायर माना था, क्या माना था, k स्क्वायर माना था। अगर इस समीकरण को हम क्या मान ले, इस मान को हम क्या मान ले, k स्क्वायर मान ले, तब क्या होगा, माना 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर क्या है, k स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट, क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट मानने पे हमारी समीकरण क्या हो जाएगी वो लिखते हैं। कांस्टेंट का मान हम रखेंगे इस समीकरण में, और समीकरण हमारी किस प्रकार चेंज होगी। मान रखने पे हमारे पास क्या समीकरण आएगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस, हमने 2m अपॉन एच जेड स्क्वायर को क्या माना है, k स्क्वायर माना है, इसका k स्क्वायर फिर साई एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया, इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। इस समीकरण को मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण में देखिए, जो साई का फलन है वो क्या है, 3 चरों पर निर्भर कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किससे करेंगे, हम चरों की पृथक्करण विधि से करेंगे। हमने पहले भी एक डेरिवेशन किया था
जिसमें हमने जो समय अनाश्रित समीकरण निकाली थी, हमने ये देखा था कि जो ये जो समीकरण आती है हमारी संयोजन अवकल समीकरण होती है, दो स्थितियों का फलन होती है, दो फलनों का दो चरों पर डिपेंडेंट होती है, एक तो स्थिति और समय पर निर्भर होती है। फिर हमने उन दोनों को अलग अलग फलनों के रूप में लिया था, अलग अलग हमने स्थितियां ली थी। उस कंडीशन में हमने चरों का पृथक्करण किया था। यहाँ पर भी देखिए जो साई का जो फलन है, तरंग फलन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स, वाई और जेड, तीन चरों पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? तीन चरों पर निर्भर कर रहा है। तो इन चरों को हम अलग अलग मानेंगे, क्या करेंगे? अलग अलग मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। एक चीज और, यहाँ पर ये समीकरण क्या है? देखिए दो कोटि की है। स्थिति के सापेक्ष कितना? दो बार अवकलन है, दो बार अवकलन है, दो बार अवकलन है। तो ये जो समीकरण दो है वो कितनी कोटि की है? दो कोटि की समीकरण है, अवकल समीकरण है। दूसरी चीज, ये कितने चरों पर डिपेंडेबल है? तीन चरों पर। जो साई है हमारा, जो तरंग फलन है, वो तीन चरों पर डिपेंडेबल है, एक्स, वाई और जेड पर डिपेंडेबल है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो किससे करेंगे? चरों की पृथक्करण विधि से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। साई एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड को हम अलग अलग मान मानेंगे और उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखिए समीकरण दो में उपस्थित तरंग फलन, समीकरण दो में उपस्थित तरंग फलन साई चरों एक्स वाई जेड पर तीन चरों पर निर्भर करता है। उपरोक्त अवकल समीकरण, उपरोक्त अवकल समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। डबल डेरिवेशन है, ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। तो अतः इसका हल, चरों की पृथक्करण विधि से किया जाता है। चरों की पृथक्करण विधि से हम इसका हल करेंगे। हम मान लेंगे कोई एक फलन चर होगा, वो x होगा, वो सिर्फ x पे डिपेंडेबल होगा। एक दूसरा पृथक्करण फलन मानेंगे y होगा, कैपिटल Y होगा, वो स्मॉल y पे डिपेंडेबल होगा, चर पे डिपेंडेबल होगा। और एक कैपिटल Z मान लेंगे, वो क्या होगा? स्मॉल z पर ही डिपेंडेबल होगा। तो ये आगे हमारा सब टॉपिक डाल लीजिए, चरों की पृथक्करण विधि, चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? जो हमारे पास तरंग फलन है, जो तीन चरों पर डिपेंडेबल है, उसको हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे, अलग अलग चरों में पृथक्कृत कर लेंगे। हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड है, वो अलग अलग चर पे डिपेंडेबल है, अलग अलग मान है, अलग अलग फलन है। अब हम मानते हैं कि चरों की जो पृथक्करण विधि है उसके अनुसार हम मान लेंगे जो कैपिटल एक्स है वो सिर्फ चर किस पे डिपेंडेबल है? एक्स पे डिपेंडेबल है। जो कैपिटल वाई है वो सिर्फ स्मॉल वाई पे डिपेंडेबल है। जो जेड है वो स्मॉल जेड पे डिपेंडेबल है, वो हम मानेंगे। उसके बाद साई एक्स वाई जेड को हम अलग फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वह लिखते हैं, माना चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार, चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार, चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार फलन x, क्या मान लें? कैपिटल X, फलन x केवल चर स्मॉल x पर निर्भर करता है तथा फलन कैपिटल Y केवल
चर स्मॉल y पर निर्भर करता है तथा कैपिटल Z फलन केवल चर स्मॉल z पर निर्भर करता है। हम तीन चीज मानी हमने, एक फलन माना x जो केवल स्मॉल x पर निर्भर करता है, y है, जो दूसरा फलन है वो स्मॉल y पर निर्भर करता है, और जो तीसरा फलन है वो z पर, जो कैपिटल Z है वो सिर्फ स्मॉल z पर निर्भर करता। ठीक है, अब चरों की पृथक्करण विधि से कहते हैं चरों की पृथक्करण विधि से वो क्या होगा, जो स्थायी तरंग फलन है हमारा x y z पर डिपेंडेबल है, हमने उसको अलग अलग फलन में तोड़ लिया। x है वो x पर डिपेंडेबल है, y है वो y पे डिपेंडेबल है, और जो कैपिटल Z है वो सिर्फ हमारा स्मॉल z पर डिपेंडेबल है। हमने इसको तीन चरों में अलग अलग विभाजित कर लिया। अगर मैं इसको एक सिर्फ ये x मान लूँ, इसको सिर्फ y मान लूँ, इसको z मान लो, मान लेते हैं, माना, हम बार बार लिखेंगे स्मॉल x स्मॉल y तो हम ज़रा कंफ्यूज होंगे, तो हम इसको मान लेते हैं। माना जो x है उसको एक तरंग फलन x ही मान लेते हैं, y जो स्मॉल y है इसको कैपिटल y मान लेते हैं, और जो z है वो मान लेते हैं हम कैपिटल Z है। अगर ये मान ले तो हमारे पास साई x का मान क्या होगा, x y z, ये जो फलन के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अगर हमने इसको अलग अलग फलनों के रूप में मान लिया तो अतः जो हमारा जो तरंग फलन था वो साई एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड किस में जाएगा, एक्स वाई और जेड किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये मान लेते हैं हम क्या है, समीकरण नंबर 3। क्या है, समीकरण नंबर 3 है। हम इस समीकरण 3 का मान कहाँ रख दें, इस समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे तो एक्स वाई जेड, साई एक्स वाई जेड रखेंगे तो हमारी जो पहली समीकरण आएगी वो इस प्रकार होगी, डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ये x जो वेरिएबल है सिर्फ x चर पे डिपेंडेबल है, तो इसका आकलन क्या होगा, सिर्फ x के सापेक्ष होगा। y z क्या होगा इसके लिए, कांस्टेंट। इसके लिए x z कांस्टेंट हो गया, y पे डिपेंडेबल है तो y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, और ये सिर्फ z के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा, y और z कांस्टेंट होंगे, बाकी जो हमारे पास x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, डेल स्क्वायर एक्स जेड तो कांस्टेंट होंगे, और y एक्स जेड तो क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, और y क्या होगा, चर होगा, और इसके सापेक्ष स्मॉल y से अवकलन। ठीक है, प्लस एक्स वाई कांस्टेंट होंगे और डेल स्क्वायर z का अवकलन प्लस के स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल क्या गया हमारे पास नितिन कौन याद कर रहा है सुबह से, 6 पे 6 आ रही है। अब ये समीकरण आ गई। इस समीकरण में एक चीज देखिए, इधर वाई जेड है, एक्स वाई है और एक्स वाई जेड है। अगर मैं इस पूरी समीकरण में क्या करूं, अगर मैं इस पूरी समीकरण के अंतर्गत क्या दे दूं, एक्स वाई जेड का भाग दे दूं। किसका भाग दे दूं, तो यहाँ से वाई जेड कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स जेड कट जाएगा, वाई बच जाएगा, और एक्स वाई कट जाएगा और जेड बच जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई जेड कट जाएगा। अगर इस पूरी समीकरण में क्या करूँ, इस एक्स वाई जेड का भाग दे दो, तो उपरोक्त समीकरण में
समीकरण में एक्स वाई जेड का भाग भाग दूंगा तो क्या आएगा, यहां से अगर भाग दूंगा तो वाई जेड तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x बचेगा। एक्स वाई जेड का भाग देंगे वाई जेड से, वाई जेड कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा x बचेगा, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस एक्स जेड कट जाएगा, क्या बचेगा 1/y बचेगा, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड तीनों कट जाएंगे, क्या बचेगा k स्क्वायर बचेगा। ये आ गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं समीकरण कौन सी आ गई, 4। ये जो हमारी समीकरण है वो है हमारी समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 में एक चीज नोटिस कीजिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो सिर्फ क्या है, एक्स पे डिपेंडेबल है, जो सेकंड स्टेप क्या है वो सिर्फ वाई टी पे डिपेंडेबल है, और जो थर्ड स्टेप क्या है वो सिर्फ जेड पे डिपेंडेबल है। किस पे है, तीनों स्टेप जो तीनों पद हैं वो क्या है, अलग अलग चरों पर निर्भर है। अब ये कब संभव है, जब इन तीनों का मान क्या हो और इन तीनों का मान अलग अलग चरों पर निर्भर है, और साथ में क्या आ रहा है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, एडिशन होकर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, ये हमने जब पहले भी चरों की पृथक्करण विधि पढ़ी थी वहां भी हमने देखा था कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, अलग अलग चरों पे डिपेंडेबल थी। तो हमने क्या माना था, वो किसी एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, क्या होते हैं, किसी एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ भी इसको भी क्या मानेंगे, किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, इसको किसी दूसरे कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, इसको किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, और इसका हल उस प्रकार से करेंगे। ये कब संभव है, तो तीनों स्टेप क्या है, अलग अलग चर पर डिपेंडेबल है, तो ये तभी संभव है जब तीनों का मान क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, किसी नियतांक मान के बराबर हो, और वो हम नियतांक मान मानेंगे, नियतांक मान के इनका सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखिए समीकरण 4 जो क्या कहती है, समीकरण 4 में क्या स्पष्ट है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो सिर्फ x पे डिपेंडेबल है, जो सेकंड है सिर्फ y पे, और जो थर्ड स्टेप है वो सिर्फ z पे डिपेंडेबल है। अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में y और z में परिवर्तन करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें x z में परिवर्तन करें तब भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा इस पद में, और इसमें x y में परिवर्तन करें तब थर्ड स्टेप में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये कब संभव है, जब क्या हो, इन तीनों के मान क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो हम वही लिखेंगे, तो लिखिए समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि प्रथम पद केवल, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि प्रथम पद केवल चर x पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है, केवल x पर निर्भर करता है, अर्थात y व z में परिवर्तन करने पर, y व z में परिवर्तन करने पर इस पद पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार जो पद सेकंड है उसमें क्या होगा, इसी प्रकार द्वितीय पद चर y पर निर्भर करता है, अर्थात x z में परिवर्तन करने पर इस पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा तृतीय पद
केवल चर z पर निर्भर करता है। अब तीनों पद हैं वो अलग अलग चर पर डिपेंडेबल है। फर्स्ट जो डिपेंडेबल है वो x पर, सेकंड y पर, थर्ड क्या है z पर निर्भर करता है। लेकिन यह निर्भर करता है, लेकिन ये जो गणितीय उदाहरण है ये कब संभव है? जब तीनों पदों के मान क्या हो, किसी नियतांक के तुल्य हो। ये जो कब परिभाषित हो सकता है? जब तीनों मान क्या हो, किसी नियतांक के तुल्य हो। इसके नीचे लिखना साथ में, लेकिन यह गणितीय, लेकिन यह गणितीय अवधारणा, लेकिन यह गणितीय अवधारणा तभी संभव है जब तीनों मान, अवधारणा तभी संभव है जब तीनों पद किसी नियतांक के तुल्य हो। ये कब संभव है? जब तीनों मान क्या हो, किसी नियतांक के तुल्य हो। अब वो हम इन सारे स्टेप्स को, पहले स्टेप को किसी नियतांक के तुल्य लेंगे, दूसरे को किसी नियतांक के तुल्य लेंगे और तीसरे को किसी और नियतांक के तुल्य लेंगे। लेकिन उसका जो अध्ययन है हम वो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे का जो है हम वो नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।